हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे और फिजिक्स मेंटर। प्यारे बच्चों, हम लोग टर्म 2 के लिए सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे थे। टर्म 2 में आपके टोटल 7 चैप्टर्स आने वाले थे। आखिरी चैप्टर की तरफ आज हम लोग बढ़ गए हैं और आखिरी चैप्टर आपका है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, यानी सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर में पूछे जाते हैं या आपसे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन both have 4 valence electrons each, then how are they distinguished? कह रहे हैं कि कार्बन है और सिलिकॉन है, दोनों के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको प्यारे बच्चों हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सेकंड ऑर्बिट में होते हैं, जबकि सिलिकॉन में यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड ऑर्बिट में होते हैं, है ना। तो इसकी वजह से कार्बन में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, भाई न्यूक्लियस तो हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना चाहता है ना। तो सेकंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन द सिलिकॉन, होगा क्या कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा लगेगा कार्बन में, जबकि सिलिकॉन में वो अट्रैक्टिव फोर्स कंपैरेटिवली वीक होगा। इसकी वजह से सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा कार्बन के कंपैरिजन में। तो कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और सिलिकॉन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रह जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसी चीज को हम लोग कैसे यहां पर लिख करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन आर प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट, है ना। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सेकंड ऑर्बिट में होते हैं, जबकि सिलिकॉन के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिलिकॉन इज मच स्मॉलर देन कार्बन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सिलिकॉन के केस में काफी कम होगी इन कंपैरिजन टू कार्बन। मतलब कार्बन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि सिलिकॉन के केस में वो एनर्जी कम होती है। Therefore, number of free electrons for conduction in silicon is significant on contrary to the carbon। कहने का मतलब कार्बन के कंपैरिजन में अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिंगल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन ये काफी ज्यादा है। दिस मेक्स सिलिकॉन्स कंडक्टिविटी मच हायर देन कार्बन। इसकी वजह से सिलिकॉन जो है उसकी कंडक्टिविटी कार्बन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाती है। दिस इज द मेन डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। तो आप उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, उनके मास नंबर के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना, और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बेसिस पर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है ना। आप सबने पढ़ा होगा देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक वाले जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमने इंप्योरिटी मिक्स करके रखी होती है, चाहे वो ट्राईवैलेंट हो या वो पेंटावैलेंट हो। देखो बेटा, जब भी डिफरेंस की बात किया जाता है सब्जेक्टिव पेपर में तो आपको हमेशा इसी तरीके से डिफरेंस देना चाहिए कि आप इधर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स आप इधर लिखेंगे, बीच में एक लाइन खींच करके आप प्रॉपर डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को लिया है, जबकि राइट साइड में हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कंसीडर किया है। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा जो होता है इट इज प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विद नो इंप्योरिटी एटम्स इन इट। इंट्रिंसिक जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, इनमें कोई इंप्योरिटी की मिक्सिंग नहीं की गई है, जबकि एक्सट्रिंसिक जो है दे आर prepared by doping a small quantity of impurity atoms to the pure semiconductor। आप सबने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में 2 टाइप होते हैं ना, N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो वो दोनों ही कैटेगरी एक्सट्रिंसिक के ही डिविजन्स हैं,
है ना। एन टाइप और पी टाइप दोनों किसके लिए हैं? एक्सट्रिंसिक के लिए हैं। आप क्या करते हो, आप प्योर सेमी कंडक्टर क्रिस्टल में अगर हम ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो उससे वहां पर होल्स या एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हम लोग एन टाइप और पी टाइप दो तरह के सेमी कंडक्टर्स को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो मेन डिफरेंस यहां पर है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो हैं दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखिए इंट्रिंसिक जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में और नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में एग्जैक्टली बराबर होते हैं। तो Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक में, क्योंकि हमने उसमें डोपिंग कर दी है, हमने कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया है, सो नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज नेवर इक्वल। कभी भी दोनों के नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं। देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज Ne इज वेरी मच ग्रेटर देन Ni एंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। जबकि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन Ni। ठीक, तो हमारे पास दो कंडीशंस है, या तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में। एन का मतलब होता है बेटा निगेटिव चार्ज कैरियर, है ना। तो निगेटिव में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स यानी कि पॉजिटिव, तो पी टाइप वाले में एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं। देखिए जिसको अभी तक हम लोग प्रोटॉन समझते थे वही यहां पर एज अ होल बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर में हम लोग ये समझते हैं होल्स का मतलब क्या है? होल्स आर नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया है तो ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो खाली जगह बची इसको हम लोग प्यारे बच्चों होल बोलते हैं, और अभी तक की स्टडी में इसी को हम लोग प्रोटॉन बोलते थे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब आइए कुछ एक आध न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन पर क्यूबिक मीटर रिप्रेजेंट अ प्योर सेमीकंडक्टर इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर 19। तो हमको नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, वो भी क्यूबिक मीटर में, मतलब मीटर क्यूब में इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। Calculate the number of holes in a sample having dimension of 1 centimeter into 1 centimeter into 2 mm। क्लियर है? देखिए हमको ये बोला गया है कि अगर किसी सैंपल में 1 मीटर क्यूब में कंडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स हैं 6.5 इंटू 10 की पावर 19, तो हमको 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 2 mm अगर इस तरह का कोई डायमेंशन का सैंपल है तो हमको नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट करके बताना है। अब आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखो आसान होते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ होल्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों नंबर्स आपस में एग्जैक्टली बराबर होते हैं। अब मैटर ये है कि 1 मीटर क्यूब में अगर आपके पास 6.5 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल का देखिए कितना है। तो भाई सैंपल का वॉल्यूम हमको क्वेश्चन में गिवन था 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 2 mm। 2 mm को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सिमिलरली सेंटीमीटर को भी आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका आएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। देखो बेटा 1 मीटर क्यूब में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब में कितने होंगे? तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही बात है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 6.5 इंटू 10 की पावर 19 होल मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -7। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन द सैंपल। तो वो सॉल्व होकर के कितना आएगा? 1.3 इंटू 10 की पावर 13। क्लियर है? इतने नंबर ऑफ होल्स यहां पर होंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। इस तरह का छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर द एलिमेंटल डोपेंट्स फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम यूजुअली चूजन फ्रॉम द ग्रुप 13th और ग्रुप 15th?
कह रहे हैं कि अगर हम सिलिकॉन की बात करें या हम जर्मेनियम की बात करें तो जो डोपेंट हम लोग चूज करते हैं उसको हम लोग हमेशा 13th या 15th ग्रुप से ही क्यों चूज करते हैं? क्या कारण है इसके? देखिए, अगर 13th ग्रुप का कोई एलिमेंट आप उसकी डोपिंग करते हो, उसको आप अगर किसी सेमीकंडक्टर में, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप मिक्स करते हो, तो वहां पर क्या होता है, कुछ होल्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल में से कोई एक है जो वहां पर फ्री हो जाएगा, जो वहां पर एक्सेस में होगा, वही वहां पर एक्सेस चार्ज कैरियर के रूप में बिहेव करता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। द साइज ऑफ द डोपेंट एटम शुड be such that their presence in the pure semiconductor does not distort the semiconductor, ठीक, but easily contribute the charge carriers on forming covalent bonds with silicon or germanium atoms, which is provided by the group 13th और group 15th elements। क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों सीधी सी बात आपको बताई गई है कि जो भी डोपेंट हम डालते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो सेमीकंडक्टर के जो उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना हो। ठीक, वहां पर जाए, ठीक है, किसी तरह का स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्टिंग ना हो, और आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो शेयरिंग होना है वो शेयरिंग हो जाए। उसके बाद या तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो ये आपका कैसा हो गया भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर एक्सेस में होल्स हो गए तो वो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने उसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स किया है तो वो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यानी 15th ग्रुप से अगर आपने किसी को उठाकर डाला है तो ऐसे में वहां पर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्रिएट हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एज वी नो दैट पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ होल्स। देखिए वही बात आ गई, यहां पर बोला गया है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं, बट इट इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा क्यों है भाई? किसी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या ज्यादा है, उसके बाद भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि होल्स को तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड मानते हैं, है ना। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ये लैंग्वेज का ही सारा खेल है। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें हम लोग कोई फॉर्मूला लगाएंगे या कैलकुलेट करके पूरा हम दिखा देंगे। इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस में जो पूरा का पूरा आपका लिखने का एक जो सॉल्यूशन है वो मैंने पूरा लगा दिया, और मैं एक एक आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूं कि आप इसी तरीके से कुछ लिखने की कोशिश करिए कि आप कम शब्दों में अपनी पूरी बात लिख पाए, है ना। तो यहां पर देखो क्या बोला गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग इट विद ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। यही बात अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर आप मिक्स करते हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका बनेगा। ठीक है, दीज इंप्योरिटीज और डोपेंट टेक्स द एटम्स इन द क्रिस्टल एंड इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स take part in chemical bonding with the 3 electrons of intrinsic semiconductor। देखिए जो सेमीकंडक्टर है, चाहे सिलिकॉन हो जर्मेनियम हो, उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स ने डोपेंट के एटम के साथ अपना बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, वेयर एज द लास्ट बॉन्ड आर लेफ्ट फ्री, जबकि जो आखिरी जो चौथा था वो फ्री रह गया है, वो बचा है। एज होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जो एटम है जो मिक्स किया गया है वो भी न्यूट्रल है, जो पहले से सिलिकॉन जर्मेनियम था वो भी न्यूट्रल है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो न्यूट्रल, है ना। तो जो मिक्सिंग आपने किया है वो न्यूट्रल एलिमेंट्स की आपने मिक्सिंग किया, आपने कोई चार्ज्ड आयन नहीं डाला था वहां पर। इस वजह से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, भले वहां पर एक्सेस में होल्स हैं, ठीक, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसे ही एन टाइप है, एक्सेस में वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं बट वो चार्ज नहीं कहलाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस सिस्टम। अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड है तो कब आप उसको बोलोगे फॉरवर्ड बायस है, कब आप बोलोगे रिवर्स बायस है? तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो यही है कि सर ये बायसिंग क्या होती है, व्हाट इज दिस बायसिंग? बायसिंग का मतलब है किसी पीएन जंक्शन
डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करना। अगर आप किसी भी बैटरी के साथ पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हो तो ये बायसिंग कहलाता है। बायसिंग से दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो पीएन जंक्शन डायोड हमारा कंडक्टर बन जाएगा, या तो वो टोटली इंसुलेटर बन जाएगा। मतलब बीच में जो गैप फॉर्म होता है वो गैप या तो बहुत कम हो जाएगा पी और एन टाइप के बीच का, या तो वो गैप जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी से वहां पर कंडक्टिविटी डिसाइड होती है। अगर थिकनेस ज्यादा है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और अगर वो गैप बहुत कम हो गया तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। आइए दोनों में बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है, अगर उसको हम पी टाइप से जोड़ें, पॉजिटिव को पी टाइप से जोड़ें और निगेटिव टर्मिनल बैटरी को एन टाइप से कनेक्ट करें, है ना। तो मैं यहां पर आप लोगों को देखिए, इसका मैं डायग्राम भी बनाकर दिखा दे रहा हूं। अगर ये मान लीजिए कोई पी एन जंक्शन डायोड है, इधर पी टाइप है इधर एन टाइप है, और अगर मैं इसको ले जाकर किसी सेल से इस तरह से कनेक्ट करता हूं, ये सेल का प्लस है ये सेल का माइनस है, प्लस को हमने जोड़ा पी से और हमने माइनस को जोड़ा एन से, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है। लेकिन अगर ये हमारा मान लीजिए पीएन जंक्शन है, इधर पी टाइप है इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया है, ये बैटरी का प्लस है ये माइनस है, प्लस को जोड़ा एन टाइप से माइनस को जोड़ा पी टाइप से, तो ऐसे में ये हमारा रिवर्स बायस सिस्टम की तरह बिहेव करता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो यहां एक लेयर बनती है जिसको अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग बोलते हैं बेटा डिप्लीशन लेयर, वो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम हो जाएगी तो कंडक्टर प्रॉपर्टीज इसमें बढ़ जाएंगी। यहां पर क्या होगा, डिप्लीशन का जो रीजन है वो काफी ज्यादा, देखो डिप्लीशन का मतलब होता है ये ऐसा रीजन है जहां पर चार्ज कैरियर्स नहीं है, है ना, डिप्लीट हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये गैप बढ़ जाएगा डिप्लीशन रीजन का तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और ये करंट को पास होने नहीं देगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एन टाइप और पी टाइप में। आइए देखते हैं। रिवर्स बायस का मतलब हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप। उल्टा होता है, पॉजिटिव को जोड़ो एन टाइप से, निगेटिव को जोड़ो पी टाइप से। यहां पर जो डिप्लीशन लेयर है दैट विल बी वेरी थिन, मैंने कहा था ये डिप्लीशन का जो रीजन है ये थिन हो जाएगा जबकि इसमें थिक हो जाएगा। सो रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन का रीजन है वो हमारा थिक हो चुका है। पीएन जंक्शन ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। देखो बेटा, पीएन जंक्शन एक दरवाजे की तरह होता है, अगर फॉरवर्ड बायस्ड है मतलब दरवाजा खुला, आराम से कोई भी आए जाए, यानी कि करंट फ्लो हो सकता है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा देगा। ठीक, अगर वो रिवर्स बायस्ड है मतलब समझ लो दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद होने का मतलब अब ये करंट को फ्लो होने भाई साहब नहीं देगा। ठीक, आइए रिवर्स बायस देखते हैं। पीएन जंक्शन ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो रिवर्स बायस है। ठीक, जबकि फॉरवर्ड बायस में अगर हम कहें आइडियल डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। जबकि अगर हम रिवर्स बायस की बात करें, आइडियल है डायोड, तो हमारा रिवर्स बायस के केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफिनाइट। तो मैंने आपको बोल दिया था ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और ये हमारा परफेक्टली कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा अगर आइडियल डायोड है तो। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर टू सेमी कंडक्टर मटेरियल्स ए एंड बी विच आर मेड बाय डोपिंग जर्मेनियम क्रिस्टल विद इंडियम एंड आर्सेनिक respectively as shown in the figure. The junction of two is biased with the battery. Will the junction be forward biased or reverse biased? देखिए आपसे कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है, ये प्लस है ये माइनस है। अब मैटर ये है कि अगर इसमें आपने इंडियम के साथ डोपिंग की है और इस वाले में आपने आर्सेनिक के साथ डोपिंग की है, ठीक है, तो कौन सा एन टाइप हुआ और कौन सा पी टाइप हुआ? आइए सोचते हैं। अगर हम लोग 15th ग्रुप की बात कर रहे हैं तो 15th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आपके हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फिलहाल हमको तो आर्सेनिक से मतलब था, तो वो आर्सेनिक हमारा जो है वो 15th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है,
इट इज एन एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप, 15th ग्रुप का एलिमेंट है। जबकि अगर हम इंडियम की बात करें तो आइए उसमें भी देखते हैं 13th ग्रुप में कौन कौन है, लिखते हैं। हाँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। इसका मतलब इंडियम किस ग्रुप का है प्यारे बच्चों? इंडियम जो हमारा है दैट इज ऑफ 13th ग्रुप। अब आप मुझे बताइए, अगर 13th ग्रुप से आपने डोपिंग कराई है, 13th ग्रुप का कोई एलिमेंट है और आपने डोपिंग कराई है, तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर रहा होगा? सोचिए जरा, अभी मैंने बताया भी था। अगर ये 13th ग्रुप का है तो फिर ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बना होगा। ये 15th ग्रुप का है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। अब ये हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। पी को जोड़ा पॉजिटिव से, एन को जोड़ा नेगेटिव से, तो ये कौन सा है? दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। आइए देखते हैं क्या हमको एक्सप्लेनेशन में गिवन है भाई, देखते हैं भाई। As the semiconductor A is doped with indium, so it behaves as P-type semiconductor। ठीक है, P-type semiconductor। जबकि B जो है वो आर्सेनिक के साथ डोपिंग की गई है, so it behaves like N-type semiconductor। Hence, the figure shows forward bias configuration और condition। तो ये forward bias की situation है प्यारे बच्चों। आइए अब यहां पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया है। कह रहे हैं द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज एज शोन इन द फिगर। ये एक सिलिकॉन डायोड है, इधर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है और इधर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। हमसे कह रहे हैं फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट करंट 5 मिली एम्पियर। जब करंट हमारा 5 मिली एम्पियर है तब की आप बात करिए, और हमसे कहा जा रहा है वोल्टेज की वैल्यू -20 वोल्ट पर, यानी कि यहां पर -20 वोल्ट पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और हमको यहां पर 5 मिली एम्पियर जब करंट की वैल्यू है तब हमको निकालना है। ठीक है, देखो भाई, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें 5 मिली एम्पियर वाले केस में, तो बेटा अंदाजे से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब एग्जैक्ट तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम इसको एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं। क्या? यूनिटरी मेथड। हम कहेंगे कि जब करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर थी, चेक कर लो भाई, जब करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर थी तो इसके करेस्पॉन्डिंग जरा चेक करो कितना वोल्टेज है। तो बेटा यहां पर वोल्टेज है ना। जब ये 10 वोल्ट था तब वोल्टेज कितना था? यहां पर देखो बेटा, डायग्राम देखकर लग रहा है कि ये 0.7 है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मिसप्रिंट है। हमको यहां पर देखिए 3 डेटा गिवन है, एक ये है, एक ये है और एक डेटा हमारा, एक ये और एक डेटा बेटा ये है। ये तो 0.8 है, क्लियर दिख रहा है। जो बीच वाला है वो 0.7 है और ये वाला जो है ये 0.5 है। इसका मतलब आइए देखते हैं भाई, इसका मतलब क्या हुआ? जब 10 मिली एम्पियर था तो ऐसे में हमको करंट की वैल्यू कितनी पता है? 0.5। करंट की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, करंट नहीं, करंट तो 10 मिली एम्पियर है, तो ऐसे में ये हमारा कितना था? 0.05 वोल्ट के बराबर। ठीक, और जब यही हमारा 5 मिली एम्पियर हो जाएगा तब कितना होगा भाई? तो अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको हम कैंसिल करेंगे, आएगा 2, तो ये बन जाएगा 0.25 वोल्ट के बराबर। ठीक है, वोल्टेज हमको पता है, हमको करंट की वैल्यू पता है कितनी? 5 मिली एम्पियर। तो क्या हम रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे? अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर दें, V बराबर IR, वैसे तो देखिए यहां पर ओम्स लॉ इस रीजन में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है ये ग्राफ कर्व्ड ग्राफ है, लेकिन अगर हम ये माने कि 0 से लेकर के यहां तक का ये ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, ठीक, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, इसलिए हम वहां पर ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी हमारी? V अपॉन I। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था एक अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास आएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 5 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 की पावर -3।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आप चेक करो, जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0.25/5 मिली, है ना। सॉल्व किया, आया हमारा 50 ओम के बराबर। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आपकी आ जाने वाली है 50 ओम। ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया जब करंट की वैल्यू 5 मिली एम्पियर थी तब। अगला है, जब ये वोल्टेज हमारा -20 वोल्ट था तब क्या था भाई हिसाब किताब, आइए देखते हैं। अगर ये -20 वोल्ट है तो V बराबर IR, ठीक है। करंट, रेजिस्टेंस, हमको रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितना है, -20 वोल्ट, और करंट की जो वैल्यू है यहां पर, करंट की जो वैल्यू है वो उठाकर हम रखेंगे। तो करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, करंट की वैल्यू है -1 माइक्रो एम्पियर। क्लियर। तो वो -1 उठाकर हम यहां पर रखेंगे, -1 × 10⁻⁻⁶। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे, दिस विल बिकम 20 × 10⁻⁶ ओम। ठीक। इसका मतलब आप चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत ज्यादा है रिवर्स बायस कंडीशन में। तो यही होता भी है, ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस है 50 ओम का फॉरवर्ड बायस के केस में, जबकि रिवर्स बायस के केस में वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻7 ओम के बराबर। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अज्यूमिंग दैट two diodes D1 and D2 are used in electric circuit shown in the figure. Find out the value of current flowing through 1 ohm resistor. हमसे कह रहे हैं कि ये जो 1 ohm का रेजिस्टर है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। आइए देखते हैं। देखिए भाई, अगर हम लोग ध्यान से चीजों को समझे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये एन टाइप है, तो ये तो हमारा रिवर्स बायस है, इसमें तो करंट जाएगा नहीं। जो भी करंट यहां से आई निकलेगा वो सारा का सारा करंट इसमें जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में मैंने कहा था पीएन जंक्शन डायोड एक दरवाजे की तरह बिहेव करता है। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है मतलब बेटा दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है तो सिंपल करंट ऐसे जाएगा और ऐसे होते हुए वापस चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इधर आई करंट आया है, वही करंट ऐसे गया है, इधर की तरफ गया है, तो ये 2 ओम और ये 1 ओम किस कॉम्बिनेशन में है भाई साहब, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, दैट विल बी 2 ओम + 1 ओम, दैट इज इक्वल टू 3 ओम। वोल्टेज जो हमारे सर्किट का है वो 6 वोल्ट के बराबर है, और प्यारे बच्चों निकालना है करंट, सो दैट विल बी 6 / 3। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 2 एम्पियर। क्लियर। 2 एम्पियर का करंट यहां से निकलेगा, ऐसे होते हुए जाएगा, तो इसमें जाने वाला करंट कितना हो गया हमारा, 2 एम्पियर। आई थिंक क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आइए देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। यस, द आंसर इज 2 एम्पियर। इज इट क्लियर एवरीवन। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है अगर डायोड पर बेस्ड क्वेश्चन आए, और मैंने देखा है जेईई मेंस के पेपर में भी डायोड पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं, इसलिए आप लोग बहुत आराम से इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 Hertz? What is the output frequency for a full wave rectifier of the same input frequency? कह रहे हैं कि अगर 50 Hertz इनपुट फ्रीक्वेंसी है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। बेटा देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है आप इस चीज को समझो, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको इनपुट जो वेव फॉर्म होगा वो मैं बना के दे रहा हूं। ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है। आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, हाफ वेव का मतलब केवल आधे वेव को आउटपुट में देगा, नीचे वाला जो हाफ वेव है उसको ये पूरी तरीके से रिमूव कर देगा, इसको हटा हुआ मान लेगा, ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा इनपुट था, और ये जो हमको मिल रहा है ये वेव फॉर्म हमको आउटपुट में मिल रहा है। अब मैटर ये है फ्रीक्वेंसी कितनी है। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसकी पहले फ्रीक्वेंसी थी इनपुट की 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई है यहां पर, आप कहोगे सर 50,
ठीक है, अच्छी बात है। देखो यहां से मैटर शुरू हुआ है और यहां पर बोलो पहली साइकिल कंप्लीट, यहां से चला यहां पर दूसरी साइकिल कंप्लीट, यहां पर तीसरी साइकिल कंप्लीट, ऐसी 50 साइकिल्स इनपुट में दी गई। ठीक, आउटपुट में जो मिला बेटा यहां से शुरू है, यहां पर आया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा है और उसके बाद 0 है। इस बार हमारा जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह का है, यहां पर कंप्लीट हुआ, यहां से फिर शुरू होगा, आप चेक करो ऐसा है फिर जाके ऐसा हो जाएगा, फिर देखो यहां से शुरू करो ऐसा है फिर ऐसा जाकर के हो जाएगा। इतने में चेक कर लीजिए आप, 3 भेजा था, 3 ये है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की थी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो आप कहेंगे कि सर आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब मैटर है, ठीक है सर अच्छी बात है, फुल वेव रेक्टिफायर में सर क्या होगा, आइए देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में प्यारे बच्चों अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी है तो आउटपुट जो हमें मिलता है वेव फॉर्म वो कैसा होता है, दैट इज लाइक दिस, ऐसा। मतलब जो पॉजिटिव में था वो तो आएगा ही आएगा, और जो निगेटिव में था उसको भी पलटकर हम पॉजिटिव में बना देंगे। अब आप समझो जरा मैटर क्या है। यहां पर बोलो पहली साइकिल यहां से शुरू हुई है, यहां पर खत्म हुई है, फिर यहां से शुरू हुई यहां पर खत्म हुई, यहां से शुरू हुई यहां पे खत्म हुई, यहां से शुरू हुई यहां पे खत्म हुई। तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, यहां तक 4 साइकिल कंप्लीट हुई। इसमें देखो यहां से शुरू हुई यहीं पर खत्म हो गई, चेक करिए यहीं पर खत्म हो गई। अब फिर से रिपीट हुआ तो यहां खत्म हुई, फिर से रिपीट हुआ यहां खत्म हुई, फिर से रिपीट हुआ यहां खत्म हुई। एक तो ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 5, ये देखो 6, ये देखो 7, ये देखो 8 यहां तक कितने मिल गए हमको, 8। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी थी 4 तो आउटपुट की कितनी है, 8। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी है बेटा 50 हर्ट्ज तो आप ही बता दो आउटपुट की कितनी होगी। ओके सर आपने तो बड़ा इजीली बता दिया, सो दैट इज 100 हर्ट्ज। क्लियर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। आइए देखते हैं इसी चीज को आप थ्योरेटिकली कैसे लिख करके दिखाने वाले हो। सो हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाइज only half of the input it conducts once during an AC input cycle, while full wave rectifier rectifies both the half cycle of the AC input, that is conducts twice during the cycle. The output frequency for half wave rectifier is 50 hertz and for full wave रेक्टिफायर इज 100 हर्ट्ज। तो हमें लगता है इस लैंग्वेज के साथ साथ अगर आप ऐसा डायग्राम भी बनाकर दिखा दोगे तो बात एकदम आपकी कंफर्म हो जाएगी कि हाँ भाई इस बच्चे को पूरी बात पता है। ठीक, तो आंसर आपका फुल्ली कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, आइए अगले टाइप का, अगली वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। कैसा क्वेश्चन हमसे प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है। 3 फोटोडायोड्स D1, D2 एंड D3 आर मेड ऑफ। देखो बेटा एक तो कॉन्सेप्ट है फोटोडायोड क्या है, मैंने उस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को यहां पर नहीं लिया है, लेकिन आप सबको पता है फोटो डायोड क्या है, फोटो सेल्स क्या है, ठीक है, कोई बल्ब है। तो ये सब जो बेसिक जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उसको आप जरूर इस चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर से थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल के हर वैरायटी में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। हमारी देखो अरिहंत की इस बुक में बड़ी अच्छी चीज ये है कि आप लोग को सारी थ्योरी भी यहाँ शॉर्ट में आपको गिवन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी फोटो डायोड जो है उसकी वर्किंग आपको दिया हुआ है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर आपको गिवन है, सोलर सेल के बारे में गिवन है, आपको पढ़ना है। एलईडी जो है तो एलईडी का प्रिंसिपल क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये सब चीजों को आप थोड़ा इसमें से आप पढ़ लीजिएगा। इस बुक में बड़े अच्छे से दिया है, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 फोटो डायोड्स हैं D1, D2, D3 आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर हैविंग बैंड गैप्स ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैंड गैप जो है वो 2.5 का है, 2 का है और 3 का है।
Which one will be able to detect light of frequency 6000 एंगस्ट्रॉम? कह रहे हैं कि अगर 6000 एंगस्ट्रॉम की हम लाइट इंसिडेंट कराएं, ठीक है, तो कौन सा है जो डिटेक्ट करेगा? भाई मैटर यह है कि अगर आपने 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट इंसिडेंट कराई तो मैटर यह है कि उससे एनर्जी कितनी आई। तो एनर्जी आई hc बाई लेमडा के बराबर। h क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट hc बाई लेमडा कितना है हमारा? 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट कि टोटल कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है, वो भी हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये होता है बेटा, ये तो आएगा जूल में, ठीक है, ये जूल में आएगा। अगर आप यहां पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का डिवाइड और अगर कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। देखिए सॉल्व करके देखिए, hc बाई लेमडा, h की वैल्यू मैंने लिखी, c की वैल्यू मैंने लिखी, वेवलेंथ हमने लिखा और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू प्यारे बच्चों सॉल्व होकर के आ रही है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी, ये एनर्जी इंसिडेंट हुई है, ठीक है, लेकिन जो फोटो डायोड में बैंड गैप है वो 2.5, 2 और 3 है। इसका मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है अगर आप उसकी वर्किंग चाहते हो तो। और आपने जो एनर्जी गिराई है, जो इंसिडेंट एनर्जी है, वो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो आप चेक कर लो 2.06 इनमें से किससे बड़ा है? 2.5 से, 2 से या 3 से? तो आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। इसका मतलब ये जो इंसिडेंट आया है उसको कौन डिटेक्ट कर पाएगा भाई साहब? D2 डिटेक्ट कर पाएगा और D1 और D3 उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग आंसर लिखते हैं, द इंसिडेंट रेडिएशन विच इज डिटेक्टेड बाय द फोटोडायोड हैविंग एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन बैंड गैप। एनर्जी जो है वो बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ D2 में है, इसलिए केवल D2 ही उस रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम विच बल्ब आउट ऑफ B1 एंड B2 विल ग्लो एंड वाई। कह रहे हैं कि B1 और B2 में से कौन सा बल्ब ग्लो करेगा और क्यों। देखो भाई, अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो जो B1 ये जो 9 वोल्ट है, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये 9 जुड़ा हुआ है, इधर देखो ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब ये P टाइप है हमारा, ये N टाइप है। इसका मतलब ये तो फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में है, लेकिन ये P है ये N है और इसको तुमने प्लस से जोड़ा तो ये रिवर्स बायस्ड है। इसमें तो करंट जाएगा नहीं, इसमें करंट जाएगा। इसका मतलब केवल B1 वाला जो बल्ब है हमारा वो ग्लो करेगा, B2 वाला बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। अब हमसे कह रहे हैं ड्रॉ द डायग्राम फॉर एन इल्यूमिनेटेड PN जंक्शन सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल के लिए आप हमें डायग्राम बना करके दिखाओ। ठीक है, देखो बेटा, डायोड अभी जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझाया वो देख लो। D1 डायोड जो हमारा वो फॉरवर्ड बायस्ड है, इसलिए वो करंट फ्लो कराएगा, जबकि D2 हमारा रिवर्स बायस्ड है, इसलिए वो करंट को फ्लो नहीं कराएगा। हेंस ओनली B1 विल ग्लो। ठीक है, अब हमसे अगले क्वेश्चन में बोला गया कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एन इल्यूमिनेटेड PN जंक्शन सोलर सेल। PN जंक्शन का कोई सोलर सेल है, इल्यूमिनेटेड है, डायग्राम बनाओ। तो देखो ये P टाइप है हमारा, ये N टाइप है, और इसमें हमने यहां पर सनलाइट इंसिडेंट कराया है, फोटॉन्स आएंगे। इस तरीके का आप डायग्राम बना करके सोलर सेल का दिखा सकते हो। एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 प्रोसेसेस ड्यू टू विच जनरेशन ऑफ EMF टेक प्लेस इन अ सोलर सेल। किसी भी सोलर सेल में कौन से मेन प्रोसेस होते हैं जिससे हम EMF जनरेट करते हैं? थ्योरेटिकल चीज है। व्हेन द लाइट फोटोन रीच द जंक्शन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड क्रिएट इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला मेथड तो हमारा ये हो गया, एक्साइट कराकर। दूसरा मेथड है, दीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू जंक्शन फील्ड। देखो जो बैरियर फील्ड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव कराती है। देयर मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फोटो वोल्टेज क्रिएट करता है। तीसरा है, when load is connected in the external circuit, current starts flowing through
इट ड्यू टू फोटो वोल्टेज। ठीक है, तो ये तीन तरीके हो गए सोलर सेल में ईएमएफ को जनरेट कराने के। मैंने आपसे कहा था ये थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग जो थ्योरी है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, जरूर देख लीजिएगा। मैंने अभी जल्दी से आपको बस एक हिंट दे दिया। आइए अगला न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोगों से पूछा जाता है। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर इज 5 into 10 to the power 28। सिलिकॉन के इतने हमारे पास एटम्स है। दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली विद 5 into 10 की पावर 22 एटम्स पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक। सिलिकॉन के इतने एटम्स थे जिसमें हमने आर्सेनिक के 5 into 10 की पावर 22 एटम्स डाल दिए एंड 5 into 10 to the power 20 एटम्स पर मीटर क्यूब ऑफ इंडियम। आर्सेनिक भी डाला है और इंडियम को भी डाला है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट Ni is equal to 1.5 into 10 की पावर 16 मीटर पर मीटर क्यूब इज द मटेरियल N टाइप और P टाइप। देखो भाई, N टाइप और P टाइप ये तो ऐसे डिसाइड हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो N टाइप और अगर होल्स ज्यादा है तो P टाइप। आइए देखते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आर्सेनिक के कितने यहां पर एटम्स हैं? तो 5 into 10 की पावर 22 एटम्स है पर मीटर क्यूब में। नंबर ऑफ होल्स जो आपने डाले हैं, क्योंकि आपने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स किया है, तो नंबर ऑफ होल्स कितने हो जाएंगे? 5 into 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए? तो अगर हम आर्सेनिक में से Ni को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा? 5 into 10 की पावर 22 माइनस 5 into 10 की पावर 20। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा 4.99 into 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब, इतने आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है तो सबसे पहला तो हमारा यही आ गया कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर है प्यारे बच्चों, तो ये आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक, दूसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आप हमें नंबर ऑफ होल्स बता दो। तो हमारे पास यहां पर फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ठीक, तो नंबर ऑफ होल्स निकालने हैं तो आप सीधे सीधे यहां पर उठा दो। Ni स्क्वायर, हमको क्वेश्चन में Ni की वैल्यू गिवन है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिया। ठीक है, आपने पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट दोनों डाला है तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए। इसको सॉल्व कर लो, Ni स्क्वायर अपॉन Ne, वैल्यू आएगी 4.54 into 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू भी प्यारे बच्चों हमको यहां से मिल गई। तो वो उसी एक फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए और दमदार है, बढ़िया क्वेश्चन है। कहा गया द प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल properties of silicon crystal at room temperature if every millionth silicon atom is replaced by an atom of indium। मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। हर 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम में एक इंडियम रिप्लेस कर दिया गया। गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एटम्स हमको गिवन है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमको गिवन है Ni। ठीक है, म्यू ई की वैल्यू हमको गिवन है और इधर हमको म्यू एच की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए और होल्स के लिए हमको दोनों के लिए म्यू की वैल्यू भी हमको पता है। अब हमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में बात करना है। तो आइए देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एटम्स। देखो सिलिकॉन कितने हैं? 5 into 10 की पावर 28 है पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपने जो डोपिंग किया है इंडियम का वो एक एटम है 10 की पावर 6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन में, बट इंडियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। एंड ईच डोप्ड इंडियम एटम क्रिएट्स 1 होल इन द सिलिकॉन क्रिस्टल। तो आपने जब इंडियम डाला तो हर एक इंडियम की वजह से एक एक होल वहां पर क्रिएट हुआ। तो नंबर ऑफ होल्स हमारे पास कितने हैं? दैट इज 5 into 10 की पावर 28। ये तो सिलिकॉन थे। ठीक, 10 की पावर 6 एटम के लिए एक है तो आपने क्या किया? 10 की पावर 6 से डिवाइड भी कर दिया तो पता चला 5 into 10 की पावर 22 हमने इंडियम के एटम्स डाले हैं, मतलब इतने ही हमारे पास यहां पर होल्स हैं। ठीक है, Ni की वैल्यू हमको पता थी। होल के कंसंट्रेशन जो है अगर आप ध्यान से चेक करो, ये 10 की पावर 22 है, ये 10 की पावर 16 है, तो होल का कंसंट्रेशन बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो आप डिवाइड करो NH अपॉन Ni, तो पता चला कि वो 3.33 into 10 की पावर 6 टाइम्स
बढ़ गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, Ni स्क्वायर अपॉन NH। Ni क्वेश्चन में गिवन है, NH अभी हम लोगों ने निकाल लिया, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी हमारे पास पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम देखें Ni के कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कम हो गई है। कितना कम हो गई है, Ni अपॉन Ne। आप इसको डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करेंगे तो पता चला 3.33 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हुए हैं। और उतने ही आप चेक कर लो, यहां पर होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ा है। दिस मींस दैट होल कंसंट्रेशन हैज बीन इंक्रीज्ड ओवर इट्स इंट्रिंसिक concentration by same amount with which electron concentration has been decreased। ठीक है, the conductivity of the doped सिलिकॉन, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका फॉर्मूला क्या है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू E टाइम्स NV म्यू V Ni, मतलब होल्स के लिए हमने एक बार लगाया, एक बार हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगाया। ठीक है, तो ये हमारा है V नहीं है, E है, Ne म्यू E NH म्यू H। तो बस नंबर हमें पता है, म्यू की वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन है, उसको उठा के हमने रखा, सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ गई 384 एस पर मीटर। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में कंडक्टिविटी आपने सीमेन पर मीटर में निकाल दिया, तो ये हमारा आंसर यहां पर आ गया है। ठीक, नेक्स्ट, इसी में थोड़ा और उसके आगे जब आपने सॉल्व किया, ये तो अभी तक हमने सिर्फ कंडक्टिविटी निकाला है। ठीक है, रेजिस्टिविटी को भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कंडक्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल है, आप उसको डिवाइड कर दो तो 0.0026 ओम मीटर के बराबर आएगा। कंडक्टिविटी प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की अगर हम देखें तो दैट विल बी ENI म्यू E म्यू H के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल है, इंट्रिंसिक है, तो वहां पर Ni और NH हमारा दोनों आपस में बराबर होगा, तो उसको बाहर निकाल करके सॉल्व किया गया तो वो वैल्यू इसके बराबर है। तो रेजिस्टिविटी पहले हम लोगों ने निकाल लिया, वो रेजिस्टिविटी कितनी है, 2276.8 ओम मीटर। पहले रेजिस्टिविटी ये थी और बाद में यही रेजिस्टिविटी चेक कर लो कितनी हो गई है डोपिंग करने के बाद, 0.0026 ओम मीटर। मतलब डोपिंग करके आपने रेजिस्टिविटी को हाईली डिक्रीज किया और कंडक्टिविटी को आपने हाईली इंक्रीज कर दिया। Hence we see that conductivity of the silicon doped within become much greater than its intrinsic conductivity and the resistivity has become much smaller than the intrinsic resistivity। क्लियर है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा घट गई है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और डोपिंग का यही काम भी होता है, डोपिंग करके हम यही तो करते हैं, रेजिस्टिविटी को हम डिक्रीज कराते हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है हमारा, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.4 वोल्ट exists across PN junction if the depletion region is 4 into 10 to the power minus 7 meter wide, what is intensity of electric field in the region। देखो भाई, हमको वहां पर पहली बात पोटेंशियल की वैल्यू पता है V, that is equal to 0.4 वोल्ट, और हमको डिप्लीशन रीजन में जो थिकनेस है हम उसको कह सकते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको पता है, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। हमसे कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो प्यारे बच्चों हम सबको फॉर्मूला पता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब 0.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -7। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप 4 से इसको कैंसिल करोगे, दिस विल बिकम 0.1, ये जाएगा ऊपर, तो ये आपका बन जाएगा 10 की पावर 7 यानी कि 10 की पावर 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस इज वोल्ट पर मीटर, 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो देखिए इसको सॉल्व किया गया, 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। फिर हमसे कहा गया, इफ एन इलेक्ट्रॉन with speed of 4 into 10 to the power 5 meter per second approaches the PN junction from n side। कह रहे हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर इतनी स्पीड से n साइड से आ रहा है, फाइंड द स्पीड विद विच इट विल बी इन p साइड।
कि जब वो पी साइड में पहुंचेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो बेटा देखो, आप एन टाइप से, एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाफ mv² एनर्जी से आ रहा है, फिर वो डिप्लीशन वाला जो रीजन है उसको पार करेगा, क्योंकि वहां पे बैरियर फील्ड भी है। तो बैरियर फील्ड में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, और जब वो पी टाइप में पहुंचेगा तो हमें निकालना है उसके पास कितनी एनर्जी है। तो आइए देखते हैं। देखो भाई, हाफ mv1² जो एन टाइप में जब वो था तो उसके पास एनर्जी थी, EV उसने बैरियर में लॉस कर दिया, और हाफ mv² अब उसके पास बची एनर्जी रही होगी। क्लियर है। तो हमसे यहां पर क्या पूछा गया है, हमसे यहां पर कहा गया कि जब वो दूसरे में एंटर करेगा, पी टाइप में आएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या बचेगी। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, हाफ mv²। तो मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, इनिशियल स्पीड हमको पता है, EV0 हमको पता है। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 0.4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट यहां पर देखो गिवन है हमको, 0.4 वोल्ट उसका बैरियर पोटेंशियल है, तो हमने उसको उठा करके रख दिया, ठीक। प्लस हाफ mv², v2²। इसको अब हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे और v2 की वैल्यू निकालेंगे 1.39 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, हमने एनर्जी की बात किया है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात किया, जिसका मतलब था काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंटरिंग द डिप्लीशन रीजन विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस द एनर्जी आफ्टर क्रॉसिंग द डिप्लीशन रीजन। या दूसरे शब्दों में कहें कि एन टाइप्स में जो एनर्जी रही होगी वो एनर्जी दो चीज में यूज हुई होगी, पहला बैरियर फील्ड को पार करने में, और फिर दूसरा पार करने के बाद जो एनर्जी बची होगी हाफ mv2²। तो हमको वही निकालना था, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाला और प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछता है। इफ ईच डायोड in figure has a forward bias resistance of 25 ohm and infinite resistance in reverse bias, what will be the value of the current I1, I2, I3 and I4? अच्छा जी, देखो भाई, अगर ये हमारा 5 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये पी टाइप है, प्लस से जुड़ा है, ये एन टाइप है, प्लस से जुड़ा है, ये पी टाइप है, प्लस से जुड़ा है। तो ये वाला जो डायोड है ये हमारा रिवर्स बायस सिचुएशन में है। अगर ये रिवर्स बायस सिचुएशन में है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बोला गया इनफाइनाइट ले लेना, तो I3 करंट प्यारे बच्चों हमको पता चल चुका है, दैट इज इक्वल टू 0 एम्पियर, ठीक। I3 हमको पता चल गया। I1, I2 और I4 के बारे में अब हमको सिर्फ सोचना है। और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यह भी बोला गया कि 25 ओम का रेजिस्टेंस आप कंसीडर करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये फॉरवर्ड बायस में है तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 25 ओम। ये भी फॉरवर्ड बायस्ड में है तो यहां भी रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 25 ओम। 125 पहले से था, तो 125 प्लस 25 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 150 ओम के बराबर। 125 और 25 ये भी कितना हो गया, 150 ओम के बराबर। ये 150 और ये 150 दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। 150 और 150 का अगर आप पैरेलल सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/150 प्लस 1/150, तो कितना होगा 2/150। इसको जब उल्टा करोगे 150/2 मतलब 75 ओम। इसका मतलब ए बी वाली ब्रांच और ई एफ वाली ब्रांच का रिजल्टेंट हमारा कितना आ जाएगा, 75 ओम, ठीक। वो जो 75 आएगा वो इस 25 के साथ प्यारे बच्चों सीरीज में होगा, क्योंकि जो भी करंट यहां से निकलेगा I1 वो उस 75 में होता हुआ 25 में जाएगा, तो दोनों का करंट सेम है। तो 25 और 75 हो गया हमारा सीरीज में, ठीक। रेजिस्टेंस हो गया हमारा कितना, 100 ओम के बराबर। करंट की वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 वोल्ट। तो I1 हमारे पास आ गया 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 ओम, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20 एम्पियर के बराबर। तो I1 हमको पता चल चुका है। अगर I1 की वैल्यू है 1/20 ओम, तो बेटा ये भी 150 ओम है, ये भी 150 ओम है। I2 और I4 तो आपस में बराबर होगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है, तो I2 और I4 भी आ गया।
So we have I2 is equal to I4, that will be equal to I1 by 2. तो it will become 1 by 40 एम्पियर। बस आप इसको डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में लिख दीजिए। आइए देखते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करोगे, सबसे पहला तो हमको ये पता चल गया है कि ये रिवर्स बायस्ड में है, इसलिए I3 की वैल्यू 0 है। रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच AB का रेजिस्टेंस कितना है 150 ओम, EF वाली ब्रांच का भी कितना है 150 ओम। दोनों को सॉल्व किया गया तो रेजिस्टेंस कितना आया 75 ओम। ठीक, वो 75 नीचे वाले 25 के साथ किसमें था, सीरीज में, तो टोटल कितना हो गया 100 ओम। करंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे V1 तो दैट विल बी 5/100 यानी कि 0.05 एम्पियर। ये 0.05 एम्पियर जो है वो ये वाला है, इट इज 0.05 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट, नेट करंट I1 की वैल्यू है 0.05 एम्पियर। अब क्योंकि हमें पता था I2 और I4 आपस में बराबर हैं तो इक्वली डिवाइड होगा, तो जो ये करंट था इसका बाई 2 करोगे तो 0.025 और ये भी 0.025। तो हमारे पास देखिए I1 है, हमारे पास I2 है, I3 0 है और I4 की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको यहां पूरी तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाया गया है। तो आई होप गाइस आप लोग को ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म हुआ, बैरियर पोटेंशियल क्या है, बैरियर फील्ड क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपसे बताया फोटो सेल, एलईडी, ये इन सब पर बेस्ड काउंटर्स, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, रिवर्स बाइसिंग क्या है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स कैरेक्टर, तो ये सारी चीजों को आप लोग को जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसको मैंने इस लेक्चर में कंसीडर नहीं किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप लोगों को इस चैप्टर से देखना है। मैंने यहां पर थ्योरी के साथ साथ जिन क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट्स को मैंने लिया है। बहुत जल्दी प्यारे बच्चों आएंगे आपके साथ फिर से 10 सैंपल पेपर्स, जैसे मैंने टर्म 1 में सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही 10 सैंपल पेपर्स आपको मैं फिर से सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपका जो टर्म 2 का पेपर है वो भी बिल्कुल बिंदास जाए जैसा आपका टर्म 1 का पेपर हुआ था। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में जिसमें मैं आप लोगों को सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तब तक आप लोग जम करके पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप जो इससे रिलेटेड मेरे चैप्टर्स हैं, वीडियोस हैं, इन पर आप कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज के बाकी के 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो अभी जरूर जाकर के उसको चेक करिए और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तब तक मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज में। गुड बाय, टेक केयर।